नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। वो खबर जिसमें अपने इतिहास और परंपरा से जुड़ने की दास्तां है, तो वो खबर भी जिसमें देश दुनिया की सारी हलचलें कैद हैं। खबरों की खबर में हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि महाराष्ट्र वाले अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने गुस्से में हैं। वो अबू आजमी का उपचार कराने की बात कर रहे हैं। हम आपको यह खबर भी दिखाएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की साजिश का एक सिरा कैसे अलकायदा से जुड़ रहा है, लेकिन एनडीटीवी ने उस अलकायदा कनेक्शन को डिकोड भी किया है। हम आपको बताएंगे एक अभिनेत्री की कहानी कि कैसे एक फिल्म अभिनेत्री पर सोने की तस्करी भारी पड़ गई है। साथ ही इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि ग्लैमर की चमक तो ठीक है, लेकिन चोरी वाले सोने की चमक की लत कैसे लग जाती है। हम आपको एक और खबर भी दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर आज किस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसकी शुरुआत तो महाराष्ट्र में हुई, लेकिन महाराष्ट्र से ज्यादा यूपी में इसका असर दिखाई दे रहा है। औरंगजेब वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच उत्तर प्रदेश में घमासान है। आज योगी ने समाजवादी पार्टी के बारे में कहा कि वो लोहिया के आदर्शों को भूलकर औरंगजेब को अपना आदर्श बना रही है। योगी ने नाम लिए बिना अबू आजमी को समाजवादी पार्टी से निकालने की चुनौती दी और कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, उपचार हो जाएगा। आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में औरंगजेब के बहाने अबू आजमी घिरे और पूरी समाजवादी पार्टी घिर गई। आज आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक छाई इस कमबख्त पॉलिटिक्स का चुनावी गणित क्या है। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। आपको ये भी बताएंगे कि अबू आजमी के निलंबन पर इतना तूफान क्यों है। आज मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन नहीं उठा पा रहा हूँ। मार डालो, काट डालो, क्या क्या बोल रहे हैं। और ये भी कि अपने पिता शाहजहां के खिलाफ औरंगजेब की क्रूरता के जो आरोप हैं, पटना की लाइब्रेरी में उसके कौन से सबूत रखे हुए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या हुआ। दरअसल मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी घिर गए, इसका असर मुंबई से 1500 किलोमीटर दूर लखनऊ में भी दिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी के बयान पर समाजवादी पार्टी को खरी खोटी सुनाई और अपने ही अंदाज में कहा कि उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों के इलाज में देरी नहीं करता। वो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानव
खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो जिनके नाम पर राजनीति करती है उनके विचारों को भी नहीं मानते। योगी ने राम मनोहर लोहिया का नाम लेकर कहा कि उन्होंने भारत की एकात्मता के 3 आधार बताए थे, राम, कृष्ण और शिव। लेकिन आज समाजवादी पार्टी लोहिया के विचारों से दूर भाग चुकी है और पार्टी ने औरंगजेब को अपना आदर्श मान लिया है। समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। योगी ने अपने भाषण में पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी का जिक्र किया। बोले, शाहजहां की जीवनी में लिखा है, शाहजहां ने औरंगजेब के बारे में कहा था, खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी के घर ना पैदा हो। योगी ने कहा कि एक बार पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी में जाकर शाहजहां की जीवनी को पढ़ लीजिए। शाहजहां ने अपनी जीवनी में औरंगजेब को कोसते हुए लिखा, तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने माँ बाप की सेवा करता ही है, मरने के बाद वर्ष में एक बार तर्पण में उन्हें जल भी देता है। तुम तो मुझे एक बूंद पानी के लिए तरसा दिए। शाहजहां और औरंगजेब के बीच बाप बेटे के रूप में जो रिश्ते थे उसे बयां करने वाले 1 दर्जन से भी अधिक सोर्सेस हमारे पास उपलब्ध हैं और ये अधिकतर जो मुगल कोर्ट में शाहजहां की कोर्ट में जो हिस्टोरियंस थे उनके द्वारा लिखे गए हैं, मुस्लिम हिस्टोरियंस के द्वारा लिखे गए हैं। इसलिए इन पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता, डाउट नहीं किया जा सकता। कुछ जानकारी हमें जो है, जो समय पर यूरोपियन ट्रैवलर्स भारत में आए थे उनके द्वारा भी जानकारी मिल जाती है। लेकिन सभी सोर्सेस से एक ही बात स्पष्ट होती है कि औरंगजेब ने किस तरह शाहजहां को आगरा के फोर्ट में 1658 के समूहगढ़ के युद्ध के दौरान बंदी बना लिया था और अंतिम समय में, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा है, औरंगजेब ने शाहजहां को बड़ी बुरी स्थिति में रखा। अंतिम समय तो उन्हें पेट भर खाना, पानी और दवाइयाँ तक नहीं दी गईं। बुखार से तड़पते हुए, तेज बुखार से तड़पते हुए शाहजहां की मौत हुई और शाहजहां की मौत पर 1902 में एक कोलकाता के बहुत प्रसिद्ध पेंटर हुए हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने शाहजहां की स्थिति पर, दयनीय स्थिति पर एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बड़ी प्रसिद्ध हुई और 1903 में उसे कांग्रेस के एग्जीबिशन में रखा भी गया। तो दरअसल इतिहास की सच्चाई यही कहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज विधान परिषद में बजट पर बोलना था, लेकिन वो अपने भाषण में काफी देर तक औरंगजेब पर बोलते रहे, क्योंकि भाषण से पहले ही अबू आजमी के निलंबन की खबर आ गई थी। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से अबू आजमी को निलंबित कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम नहीं लगाया जा सकता। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे, एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। औरंगजेब की यही तारीफ अबू आजमी को भारी पड़ गई। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से उन्हें निलंबित कर दिया गया। मंत्री नीतेश राणे ने कहा कि सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा, उन्हें सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए।
और उनको ज्यादा से ज्यादा सजा निलंबित करना ये बहुत कम है, क्योंकि हमारे देव पुरुष के बारे में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में उन्होंने ये जो अपमानित जो चीज कही है, उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। विधान परिषद में विपक्ष और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, चाहे कुछ हो, शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल कोणी असो, त्याला सोडलं जाणार नाही, सोडलं जाणार नाही। असं आहे, एक लक्षात ठेवा, समजा काही न्यायालयाने निर्णय दिले असले तर वरच्या न्यायालयात जाऊ, पण सोडणार नाही। औरंगजेब के मुद्दे को लेकर फिर एक बार महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। अबू आजमी का निलंबन तो हो गया, लेकिन अब उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठ रही है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने ये साफ कर दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निलंबन के बाद अबू आजमी फिर सामने आए, कहा कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान नहीं किया है। अबू आजमी ने ये आरोप भी लगाया कि उन्हें धमकी दी जा रही है। आज मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन नहीं उठा पा रहा हूं। जितने ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके नाम नहीं है, कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं इसको, ये क्या मतलब है? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो देश के खिलाफ हो। मैंने तो एक इसी देश के राजा जिनके बारे में हिस्टोरिकल ने जो लिखा है वही मैंने बोल दिया, और वो भी मैंने खुद से नहीं बोला। अखबार वालों ने, ये मीडिया वालों ने मुझे रोक के पूछा तो मैंने ये बातें बोल दिया। जान को खतरा है, आपको लग रहा है? बहुत गालियां दे रहे हैं, मार डालो, काट डालो, क्या क्या बोल रहे हैं। सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। मैंने लेटर लिख दिया कि अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। लेकिन इतिहास के पन्नों से निकलकर औरंगजेब का मामला अब राजनीति के नफा नुकसान का पैमाना बन गया है। योगी ने क्या कहा, ये तो हमने आपको पहले ही सुना दिया, लेकिन योगी के बयान पर अखिलेश यादव का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी यूपी के हैं और वो आजमगढ़ जिले से हैं। अखिलेश यादव का फोकस पीडीए के ए मतलब अल्पसंख्यक पर है। जाहिर है औरंगजेब का समर्थक बताकर योगी आदित्यनाथ हिंदू वोटरों को विपक्ष के खिलाफ एकजुट करने का मौका नहीं खोना चाहते। और अब बात करते हैं उस साजिश की जो नाकाम कर दी गई, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो खतरनाक हैं। राम मंदिर को उड़ाने का षड्यंत्र करने वाले संदिग्ध आतंकी अब्दुल ने अबू सुफियान का नाम लिया है। सुफियान वही आतंकी है जिसने पाक अधिकृत कश्मीर में ट्रेनिंग ली थी और युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बनाने का काम करता था। अयोध्या के राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश के मामले में जिस अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया है, उसने कई विस्फोटक खुलासे किए हैं। खबर है कि अब्दुल के तार अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी अकीज से जुड़े हुए थे। वो अकीज के आतंकी अबू सुफियान के संपर्क में था। अबू सुफियान ने अपने हैंडलर को फरीदाबाद बांस रोड के पास खेतों में गड्ढा खुदवाने के आदेश दिए थे। ये गड्ढा 2 हैंड ग्रेनेड और 1 डेटोनेटर के लिए खुदवाया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार बरामद ग्रेनेड 30 मीटर के दायरे में नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। अब्दुल रहमान को इस जगह की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद उसने वहां जाकर गड्ढे से मिट्टी हटाई थी, विस्फोटक सामग्री से भरा पैकेट निकाला था और अपने बैग में रख लिया था। सुरक्षा एजेंसियां अब्दुल के मोबाइल डेटा की जांच कर रही हैं। एनडीटीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस डेटा से पता चल रहा है कि अब्दुल सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी समूहों के साथ लगातार बातचीत में शामिल था। अब्दुल के पास अयोध्या से दिल्ली जाने वाली ट्रेन का 1 मार्च का टिकट भी मिला है। जिस अबू सुफियान के साथ अब्दुल संपर्क में था, उस पर पहले से है एजेंसियों की नजर। अकीज का टॉप आतंकी अबू सुफियान झारखंड के चतरा जिले का रहने वाला है। वो झारखंड एटीएस, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, एनआईए और दूसरी एजेंसियों के रडार पर है। सुरक्षा एजेंसियां पहले ही उसके खिलाफ कई मामलों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक अबू सुफियान ने पाक अधिकृत कश्मीर में ट्रेनिंग ली है
और अब युवाओं की भर्ती कर उनका ब्रेन वॉश कर आतंकी बनाने का काम करता है। अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या इस साजिश में कोई स्लीपर सेल भी शामिल था, इसका गठन किसने किया और क्या अब्दुल रहमान को भी इसी नेटवर्क के तहत भर्ती किया गया था। पूछताछ के दौरान अब्दुल रहमान ने कबूल किया कि उसे देसी पिस्टल बनाने की भी जानकारी है। कहा यह भी जा रहा है कि अब्दुल रहमान को अयोध्या लौटने का आदेश दिया गया था, लेकिन लोकेशन ट्रैकिंग और संदिग्ध की तस्वीर के आधार पर गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ ने उसे 2 मार्च की दोपहर गिरफ्तार कर लिया। इस बीच विस्फोटक रखने वाला शख्स पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गिरफ्तार आतंकी अब्दुल रहमान के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनमें पूरे आतंकी नेटवर्क के बारे में अहम जानकारियां मिलने की संभावना है। गुजरात एटीएस और पलवल एसटीएफ ने दोनों मोबाइल जब्त कर लिए हैं और अब कॉल रिकॉर्ड और सीडीआर का विश्लेषण कर रही है। इसके अलावा एजेंसी को इन डिवाइसेस में कई संदिग्ध वीडियो मिले हैं, जिनका मकसद कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काना था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध आतंकी इन मोबाइल फोन का इस्तेमाल अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को चलाने के लिए करता था, जिनके जरिए से वो अपने आतंकी साथियों और हैंडलरों के संपर्क में रहता था। बताया जा रहा है कि शुरुआत से ही अब्दुल को सोशल मीडिया पर कट्टरता भरे वीडियो देखने और उनसे जुड़ने का शौक था, जिससे उसे आतंकी संगठनों ने निशाना बनाया और अपने नेटवर्क में शामिल भी कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं। पिछले साल जुलाई के महीने में हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची थी। उस भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। उस पर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट अब आ गई है, लेकिन उस रिपोर्ट में कोई भी सीधे जिम्मेदार नहीं है। खास बात यह है कि जिसका सत्संग था उन भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई है, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं बनी है। हाँ, यह जरूर कहा गया है कि पुलिस और प्रशासन ने जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। हाथरस में सत्संग का आखिरी दिन, भोले बाबा के पैर छूने को लेकर होड़ मच गई। फिर देखते ही देखते भगदड़ हुई। इसके बाद तो किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का बेटा, कई रिश्तों ने दम तोड़ दिया। 121 लोग काल के गाल में चले गए। अब इस हादसे की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने कथावाचक भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी है। न्यायिक जांच आयोग की 1680 पन्नों की रिपोर्ट में साजिश से इनकार नहीं किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भोले बाबा के पैर छूने को लेकर भगदड़ हुई, पर क्यों, इस पर कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हलफनामों में जांच को भटकाने के लिए झूठे दावे पेश किए गए थे। कुछ लोगों ने जहरीले स्प्रे से भगदड़ होने की थ्योरी पेश की थी, जिसे न्यायिक जांच आयोग ने नकार दिया है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन को भगदड़ जैसे हालात बनने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि भीड़ को कंट्रोल करने की जिन पर जिम्मेदारी थी वो फेल रहे। न्यायिक जांच आयोग ने रिपोर्ट तैयार करने से पहले हाथरस के सभी अफसरों से बात की। जो लोग मौके पर मौजूद थे उनसे भी जानकारी ली। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्रशासन से जितने लोगों की परमिशन ली गई थी उससे 3 गुना ज्यादा भीड़ थी। रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ प्रबंधन का पूरा कार्य आयोजकों और उनके सेवादारों द्वारा किया जाता है। जांच में ये भी पाया गया कि इस कार्यक्रम के आयोजक, सेवादार और कमांडर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों से बुलाए जाते हैं, जिनकी कोई पृष्ठभूमि जांच नहीं होती और उनकी जानकारी प्रशासन को नहीं दी जाती। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। खबरों की खबर में अब एक हीरोइन की कहानी। एक असली हीरोइन। फिल्मों में अगर कोई नायिका आती है तो वो बड़े आदर्शों के साथ कुछ नया संदेश देती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी हीरोइन की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके लिए रील और रियल लाइफ के अंदाज बिल्कुल अलग अलग हैं। बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव को 14 किलो से ज्यादा सोने के साथ पकड़ा गया है। इस तस्करी में रान्या राव को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। खास बात यह है कि रान्या राव सीनियर आईपीएस अधिकारी की बेटी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सोने की तरह दमकती इस अभिनेत्री का नाम है रान्या राव, जो इस वक्त सलाखों के पीछे है। वजह है सोने की तस्करी।
रन्या राव एक तरफ कन्नड़ फिल्मों की नामचीन अभिनेत्री है, तो दूसरी तरफ एक बेहद सीनियर आईपीएस अधिकारी की सौतेली बेटी। लेकिन इन दोनों पहचानों पर गोल्ड की तस्करी वाली पहचान अभी भारी पड़ रही है। No, the investigation is on. जांच चल रही है। डीआरआई मामले की जांच कर रही है। जब तक वे निश्चित जानकारी नहीं देते, मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगा। I won't be able to react to it. बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उस वक्त सनसनी मच गई जब डीआरआई ने दुबई से आई रन्या राव को धर दबोचा। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि एयरपोर्ट पर रन्या राव से 14 किलो 200 ग्राम सोना जब्त किया गया। उस जब्त किए गए सोने की कीमत 12 करोड़ 56 लाख रुपए आंकी गई। इसके बाद बेंगलुरु के लावेल रोड स्थित उसके आवास पर तलाशी की गई तो 2 करोड़ 6 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण और 2 करोड़ 67 लाख रुपए नकदी के तौर पर बरामद किए गए। इस पूरी घटना के बाद रन्या राव के पिता का कहना है कि 4 महीने पहले उसने शादी की और इसके बाद वो घर नहीं आई। ऐसे में इस मामले के सामने आने से वो दुखी है। हाल में रन्या लगातार दुबई से आना जाना कर रही थी। ऐसे में डीआरआई की उस पर नजर थी। रन्या राव फिलहाल 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में है। डीजीपी की बेटी का मामला आकस्मिक है। वो आरोपी है, वो तस्करी की गतिविधि में लिप्त है। कानून अपना काम करेगा, चाहे वो डीजीपी की बेटी हो या आम आदमी की बेटी या मुख्यमंत्री की बेटी या फिर प्रधानमंत्री की बेटी। कानून के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एयरपोर्ट से सोना बाहर निकालने की कोशिश में क्या रन्या राव की मदद कोई पुलिसकर्मी या फिर दूसरे महकमे का कोई अधिकारी कर रहा था? क्योंकि वो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की बेटी है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जानकारी के मुताबिक रन्या राव की गिरफ्तारी सिक्योरिटी गेट से ठीक पहले हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वहां तक बगैर किसी मदद के वो पहुंची कैसे। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। आए दिन देश के अलग अलग इलाकों में जंगली जानवरों के आ धमकने की खबरें सामने आ रही हैं। इंसानी बस्ती में एक बार फिर तेंदुआ घुस आया है। तस्वीर आई है छत्तीसगढ़ के कांकेर से। जानवर और इंसानों के बीच अब रिहायशी इलाकों में एक तरह का संघर्ष देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें उस संघर्ष का ताजा उदाहरण है जो कांकेर से सामने आया है, जहां एक घर में दबे पांव तेंदुआ जा घुसा। गनीमत रही कि घर वालों को समय पर इसकी भनक लग गई और यहां तेंदुए ने किसी पर हमला नहीं किया। कांकेर जिले के दुधावा से एक तस्वीर निकलकर सामने आई जहां के एक मकान में तेंदुआ घुस आया था और एनडीटीवी की टीम आज उसी घर पर पहुंची है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये मकान नजर आ रहा होगा और इसी मकान में जो है तेंदुए की दहशत देखने को मिली है। इस मकान का ये जो है द्वार है और इस द्वार के अंदर प्रवेश कर रही है। ये पूरी मकान का स्ट्रक्चर है और ये ग्रामीण इलाके का मकान है और इस ग्रामीण इलाके के मकान के अंदर जो आंगन बना हुआ है उसी आंगन में तेंदुआ जो है वो जालियों के बीच नजर आया था और एनडीटीवी की टीम जो है वो उस मकान में पहुंच चुकी है। और ये देखिए ये वो आंगन है जिस इलाके में यहाँ पर जाली लगी हुई थी और तेंदुआ यहाँ पर जो है फंसने की कगार पर था, लेकिन तेंदुआ वहां से भाग निकला। ये वो गांव है और इस गांव में ये देखिए किस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये खपरेल का एक मकान है छोटा सा और यहाँ की जो लोग हैं वो काफी दहशत में थे। बताया जा रहा है कि ये जो इलाका आप देख रहे हैं इस इलाके से जहाँ जालियां अभी वर्तमान में जो है जाली इस तरह से बांध दी गई है ताकि किसी प्रकार के और कोई जंगली जानवर ना घुसे। इसी सीढ़ियों के माध्यम से तेंदुआ यहाँ पर प्रवेश किया और ये जो आप मकान दिख रहे हैं इस मकान आंगन के जो जस्ट ये लगा हुआ जो मकान है खपरेल का, यहाँ से इस तरह से तेंदुआ यहाँ पर घुसा और घुसने के बाद इस दिशा में जाकर चुपचाप बैठ गया। ये तस्वीरें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की हैं। इसकी कई वजहें हैं। सबसे पहली वजह ये कि जंगलों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। जंगलों को काटा गया, जंगलों के पेड़ काटे गए, खेत या रिहायशी इलाके बना दिए गए। इसका असर ये हुआ कि जंगलों में जानवरों के लिए जगह कम पड़ गई। शेर, बाघ, तेंदुआ एक बड़े इलाके में रहते हैं। उनका एक बड़ा दायरा होता है। जब इनकी गतिविधियों से उस दायरे को काफी सिकोड़ दिया गया है और इसी कारण जानवर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं क्योंकि उनके लिए कोई सरहद नहीं होती जैसी हमारे लिए होती है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जंगलों का क्षेत्रफल अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। ऐसे में यहाँ जंगली जानवरों से इंसानों के संघर्ष के मामले भी ज्यादा हैं। इसलिए कई बार जंगली जानवर आपके आसपास होते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चलता। कांकेर में जब तेंदुआ उस घर में जा घुसा तो इसकी भनक घर वालों को नहीं लगी। सुबह 5 बजे घर में तेंदुआ घुसा। पहले घर की दीवार के पास बाल्टी के गिरने की आवाज आई। उस दौरान बहू आंगन के द्वार पर खड़ी थी। बोली कि बिल्ली नहीं तेंदुआ है। तब मैं उठी। इंसानों और जानवरों में संघर्ष का मुख्य कारण जंगलों से छेड़छाड़ ही है। इससे जानवरों की फूड साइकिल पर भी असर पड़ता है। खाने और पानी की तलाश में अक्सर जंगली जानवर रिहायशी इलाकों तक जा पहुंचते हैं। इसका कारण हिरण, खरगोन और अन्य ऐसे जानवरों की आबादी कम होना है जो बाघ, तेंदुए का मुख्य भोजन हुआ करते थे। उनकी कम उपलब्धता के कारण जंगली जानवर रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। कांकेर से एनडीटीवी के लिए नीरज तिवारी की रिपोर्ट। और अब बिहार की बात, जहां नीतीश सरकार का दावा है कि पलायन में काफी कमी वहां आई है, क्योंकि राज्य में अब इतना रोजगार दिया जा रहा है जितना कोई दूसरे राज्य नहीं दे रहा। बिहार सरकार की ओर से कुछ ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन आंकड़ों पर अब नजर डालते हैं। पहले 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का पलायन हुआ करता था, लेकिन पलायन का आंकड़ा घटकर अब करीब 3 करोड़ के आसपास रह गया है। सरकार का कहना है कि बिहार में रोजगार बढ़ने से लोग वापस लौट रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में विकास से लोगों का पलायन का सिलसिला ठहरा हुआ है। नीतीश सरकार का दावा यह भी है कि 5 साल में करीब 7.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई और जो देश में सबसे ज्यादा है। सरकार का यह भी दावा है कि सरकारी नौकरियों के लिए बड़ी संख्या में देश भर के युवा बिहार का रुख कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश सरकार ने 50 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, जो कि साल 2020 की तुलना में 30 लाख ज्यादा है। 2020 का लक्ष्य, जो नया लक्ष्य था, वो सरकारी नौकरी का 10 लाख था और नया लक्ष्य 12 लाख है। रोजगार का लक्ष्य साल 2020 के लिए 10 लाख था और नया लक्ष्य अब 38 लाख रोजगार का है। और इस चुनावी साल में रोजगार को लेकर नीतीश सरकार के इस दावे पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी नौकरी भी 9 लाख से ज़्यादा दे चुके हैं और अभी तक जो है 28 लाख रोजगार दे चुके हैं। 50 लाख का उनका जो है नौकरी या रोजगार देने का उन्होंने कहा है और अभी 6 महीना के अंदर वो देंगे। चुनाव में तो रोजगार तो मुद्दा रहना ही चाहिए और जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, इसलिए तो भरोसा पर मुख्यमंत्री जी खरा उतर रहे हैं। बेरोजगारी में, गरीबी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है और किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पिछड़ी है। किसानों का आय नहीं हो रहा, महंगाई की मारामारी है, सब लोग जो है परेशान है इस मौजूदा सरकार से। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि बिहार सरकार के रोजगार वाले दावे पर वहां के छात्र क्या सोचते हैं, क्या बोल रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये आपको लगता है कि आंकड़े सही हैं और अगर गलत है तो क्यों आपको गलत लग रहा है? देखिए, कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया था इस पे, लीकर बैन के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो डीएमआई का आंकड़ा था उस पर। आंकड़ा में ये बोला गया कि शराब पीने के बाद, शराब जैसे ही बंद हुआ बिहार में, तो लोग अब शहद पीने लगे हैं। सबसे ज़्यादा लोग शहद पे खर्च कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग जो है दूध पे खर्च कर रहे हैं। ये डीएमआई का डाटा था, आपको पता है, आपको याद है, आपको पता ही होगा। डीएमआई जो है वो बिहार सरकार की एक संस्था है जिसमें सारे डाटा टिल्टेड डाटा होते हैं, कोई रिसर्च टीम नहीं है जैसे एनएसओ के पास है या जो अन्य एजेंसी है जैसे ऑक्सफोर्ड एजेंसी है उसके पास है, या जो भी इस तरह के डाटा निकालते हैं उसके पास भी है। ये पूरा का पूरा डाटा जो है ये पूरा का पॉलिटिकली डाटा है, पॉलिटिकल डाटा है। ये डेटा हमको नहीं लगता, क्योंकि एक रेफरेंस मैं देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले हम लोग जैसे बीपीएससी का प्रोटेस्ट देख रहे थे, उसमें भी सरकार ने, आयोग ने खुद भी कुछ डेटा रिलीज की जिसमें ये नहीं बता पाई कि आपने 2 पेपर को कैसे मर्ज किया, 2 पेपर का मर्ज करने का आपको क्या तरीका था, ना हाई कोर्ट में आप उसको ठीक से दे पा रहे हैं। जब आप एक छोटे से एग्जाम के लिए आप इतना एक डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये डेटा पलायन को, बिहार को पलायन जो है जिसको आप 7 करोड़ से 3 करोड़ ला के दिखा दिए 5 करोड़ से, इसका आपका कहाँ गया? आप उसमें ब्राह्मण जाति, क्या गरीबी के कोई जाति होता है, क्या बेरोजगार का कोई जाति होता है? आपने ना बिहार में ठीक से रोजगार दिया, ना ठीक से आप सिर्फ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पे आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, बिहार को विकसित राज्य बना देंगे। तो आपको अगर ये देखना है कि पलायन कितना हो रहा है तो आप मुजफ्फरपुर जाइए, बरौनी जाइए, रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ, और वहाँ हर दिन ट्रेन खुलती है सर।
तो मैं तो कहता हूँ एनडीटीवी से कि एक बार कवर कीजिए, और वो ट्रेन खचाखच भर के जाती है। मैं बहुत बार बेतिया में रहता था, बेतिया से मुजफ्फरपुर अप डाउन करता था, तो उस समझिए कि हर दिन वो ट्रेन भरी पड़ जाती थी। मुंबई जा रही हो, लुधियाना जा रही हो, राजस्थान जा रही हो, दिल्ली एनसीआर जा रही हो। तो आपको अगर रियल डेटा जानना है तो वहीं से आप इसको रियल क्यों नहीं मान रहे हैं? रियल इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि जो वास्तविकता है वो मैं तो अलग सरकारी है इसलिए रियल मानूंगा। हाँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपॉर्चुनिटी उतने क्रिएट ही नहीं हुई सर बिहार में। और अब बात अमेरिका की करते हैं, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर से लगता है कि दुनिया में टैरिफ वॉर छिड़ने जा रहा है। ट्रंप दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने के लिए जो कुछ कह रहे थे उसको और सख्ती के साथ उन्होंने संसद के संयुक्त अधिवेशन में दोहराया है। ट्रंप ने तमाम देशों का नाम ले लेकर यह बताया कि किस किस देश से टैरिफ लेना है और कितना लेना है, बल्कि उन्होंने 2 अप्रैल की तारीख भी मुकर्रर कर दी है जिस दिन से रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, यानी जिनका टैक्स अमेरिका के सामानों पर दुनिया के अलग अलग देश देते हैं उतना ही अमेरिका भी उनसे लेगा। लेकिन इससे सबसे ज्यादा अमेरिका के 2 पड़ोसी कनाडा और मेक्सिको परेशान हैं। लेकिन इससे भी आगे का सवाल है कि क्या ट्रंप ऐसा करके अमेरिका के पैरों में कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने पहुंचे तो अपने पहले कार्यकाल की तुलना में कहीं ज्यादा आक्रामक अंदाज में दिखे। April 2nd, reciprocal tariffs kick in. न सिर्फ उनका भाषण बड़ा था बल्कि लहजा भी काफी तीखा था। Joe Biden especially let the price of eggs get out of control. करीब 1.25 घंटे के भाषण की शुरुआत अपनी धमक और अमेरिका को फिर से महान बनाने से की। We're working hard to get it back. The American dream is surging bigger and better than ever before. और उस अमेरिका को महान बनाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा उसमें टैरिफ वॉर की मुनादी थी। ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो देश अपने उत्पादों पर जितना टैरिफ लगाते हैं उन्हें भी अमेरिका को उतना ही टैरिफ देना होगा। 2 अप्रैल से ट्रंप अमेरिका में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं, यानी दोनों तरफ से बराबर टैक्स। ट्रंप इसे 1 अप्रैल से ही लागू करना चाहते थे, लेकिन फिर सोचा कि इसे लोग कहीं अप्रैल फूल ना समझ लें। Tariff us, tariff them. This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day was cost us a lot of money, but we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. ट्रंप को लगता है कि टैरिफ वॉर छेड़कर वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को 7वें आसमान पर पहुंचा देंगे। Among my very highest priorities is to rescue our economy and get dramatic and immediate relief to working families. As you know, we inherited from the last administration an economic catastrophe and an inflation nightmare. Their policies drove up energy prices, pushed up grocery costs, and drove the necessities of life out of reach for millions and millions of Americans. They've never had anything like it. We suffered the worst inflation in 48 years, but perhaps even in the history of our country. They're not sure. As president, I'm fighting every day to reverse this damage and make America affordable again. Joe Biden especially let the price of eggs get out of control. The egg price is out of control, and we're working hard to get it back down. Secretary, do a good job on that. You inherited a total mess from the previous administration. Do a good job. I, Donald John Trump, do solemnly. ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद से ही टैरिफ को लेकर अपने तीखे तेवर दिखा दिए थे। उन्होंने 3 मार्च को ही कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया। इसके साथ ही चीन पर 2 बार 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा चुके हैं। वहीं ट्रंप अपने भाषण में कई बार भारत की तरफ से लगाए गए टैरिफ की चर्चा कर चुके हैं।
और अब अपनी संसद में भी ट्रंप बोलने के लिए उठे तो उनकी जुबान पर टैरिफ ही टैरिफ चढ़ा हुआ था। Under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका की सीमा उत्तर और दक्षिण दिशा में मिलती है। इन दोनों देशों के साथ अमेरिका का पुराना कारोबारी रिश्ता रहा है, लेकिन ट्रंप के तुगलकी फैसले से हालात बिगड़ सकते हैं। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको एक दूसरे से 85 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदते हैं, जबकि करीब 127 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचते हैं। इस टैरिफ वॉर से ऑटो सेक्टर, कृषि, टेक्नोलॉजी और दूसरी मशीनों के पुर्जे महंगे हो सकते हैं। इसलिए ट्रंप के रुख से दोनों पड़ोसी देश दंग भी हैं और मुमकिन है कि थोड़े डरे हुए हों। So first of all, that's never going to happen. We will never be the 51st state. But yeah, he can do damage to the Canadian economy, and he's started this morning. But he is rapidly going to find out, as American families are going to find out, that that's going to hurt people on both sides of the border. Americans will lose jobs. Americans will be paying more for groceries, for gas, for cars, for homes, because we have always done best when we work together. Por la noche del 3 de marzo, ayer en la noche, लेकिन ये अकल्पनीय है कि हमारे देश में उत्पादित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अमेरिकी नागरिकों और अमेरिकी कंपनियों दोनों को होने वाले नुकसान के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। साथ ही दोनों देशों में रोजगार सृजन को रोकने से होने वाले नुकसान के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा है। इस फैसले से किसी की जीत नहीं होती, इसके विपरीत इसका असर उन लोगों पर पड़ता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। जानकार मानते हैं कि ट्रंप के फैसले से अमेरिका में आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी परिवारों को सालाना $1500 यानी करीब 128,000 रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। फोर्ड और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां पहले ही टैरिफ की वजह से अपने बिजनेस के खराब होने की दुहाई दे चुकी हैं। अब नए टैरिफ से अमेरिका में महंगाई भी बढ़ सकती है और दूसरे व्यापार भी प्रभावित हो सकते हैं। हमारे दूसरे और तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने से आम अमेरिकियों के लिए हर दिन की लागत में भारी वृद्धि होने जा रही है। अनुमान है कि इससे अमेरिकियों के लिए प्रति परिवार जीवन यापन की लागत में लगभग $1500 की वृद्धि हो सकती है। ट्रंप अमेरिका पर डॉलर बरसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जानकारों को लगता है कि ट्रंप की नीति से लोगों की जेब में रखे डॉलर भी गायब हो सकते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में जो कुछ कहा उसमें उन्होंने 10 बिंदुओं पर अपना दम दिखाया है। पहला पॉइंट ये है कि ट्रंप ने सबसे पहले ये साफ कर दिया है कि 2 अप्रैल से जैसे को तैसा टैरिफ लागू होगा, यानी अब कोई कंपनी अगर अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बना रही है तो उसे टैरिफ दोना होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि वो तेल और गैस के जरिए अमेरिका को और धनी बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने अलास्का में बहुत बड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने का ऐलान किया है, जिसमें अरबों का निवेश किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट यह है कि ट्रंप ने स्पेस में अमेरिका की ऊंची छलांग का ऐलान किया है। इसमें मंगल ग्रह पर अमेरिकी झंडा फहराने की बात की गई है। उसके जरिए वो अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर सभ्यता बनाने की बात कर रहे हैं। चौथा पॉइंट पनामा नहर को अमेरिका के कंट्रोल में लेने का है, जिसके अलावा ट्रंप ग्रीनलैंड को भी अपने कब्जे में करने की बात कर रहे हैं। पांचवा अभिव्यक्ति के सवाल का है, जिसमें ट्रंप ने सेंसरशिप बंद कर फ्री स्पीच की वापसी की है। छठा पॉइंट गोल्ड कार्ड का है, जो इनका नया वीजा सिस्टम होगा, जो ग्रीन कार्ड से भी ज्यादा एडवांस होगा और जिससे ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, लेकिन यह बहुत ज्यादा महंगा भी होगा। सातवां पॉइंट पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद हैं, जिन्हें ट्रंप ने अमेरिका का सबसे बुरा राष्ट्रपति करार दिया है, खासकर अप्रवासियों और महंगाई को लेकर।
8वां पॉइंट अवैध अप्रवासियों का मुद्दा है, जिनको लेकर ट्रंप मानते हैं कि वो पिछले 4 सालों में 2 करोड़ से भी ज्यादा संख्या में घुस चुके हैं। 9वां पॉइंट यूक्रेन जंग का है, जिसमें ट्रंप ने जेलेंस्की को जल्द जंग खत्म करने के लिए बातचीत करने को तैयार किया। वहीं ट्रंप को लगता है कि मॉस्को भी शांति के लिए तैयार हो रहा है। 10वां पॉइंट गाजा का है, जिसे ट्रंप फिलिस्तीनियों से खाली कराना चाहते हैं। तो दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों के खुद को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा तरीका इख्तियार किया लगता है। ट्रंप को जब सेनेट के संयुक्त अधिवेशन में भाषण देना था तो उन्होंने उन पीड़ितों को वहां बुलाकर रखा था जिनके नाम और सम्मान पर ट्रंप अमेरिका की कई पुरानी नीतियों को बदलते जा रहे हैं। जिन्हें हाशिए पर रखा जाता है, उन्हें मुख्य धारा का हिस्सा कैसे बनाया जाता है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी कर दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी रास्ते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। अमेरिकी सेनेट में जब ट्रंप बोलने के लिए गए तो एक तरफ अमेरिकी हितों को लेकर उनकी दहाड़ थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका के लोगों के लिए भावुकता भी। Laken was stolen from us by a savage illegal alien gang member who was arrested while trespassing across Biden's open southern border. अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने की जिद पर अड़े ट्रंप ने इसके लिए लैकेन रिले एक्ट को सख्ती से लागू करने का ऐलान भी कर दिया। Last year I told Laken's grieving parents that we would ensure their daughter would not have died in vain. That's why the very first bill I signed into law as your 47th president mandates the detention of all dangerous criminal aliens who threaten public safety. It's a very strong, powerful act. लैकेन रिले अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में नर्सिंग की स्टूडेंट थी। 22 फरवरी 2024 को वेनेजुएला से आए एक अवैध प्रवासी ने निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ आक्रोश बढ़ने के बाद उसके नाम पर एक नया लैकेन राइली बिल तैयार किया गया, जिसे 7 जनवरी 2025 को अमेरिकी सेनेट ने मंजूरी दी। ये पहला कानून था जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद हस्ताक्षर किए थे। A brilliant 22-year-old nursing student named Laken Riley, the best in her class, admired by everybody, went out for a jog on the campus of the University of Georgia. That morning, Laken was viciously attacked, assaulted, beaten, brutalized, and horrifically murdered. Laken was stolen from us by a savage illegal alien gang member who was arrested while trespassing across Biden's open southern border and then set loose into the United States under the heartless policies of that failed administration. इसलिए अमेरिकी संसद में लैकेन की मां एलिसन फिलिप्स और उसकी बहन को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। अमेरिका के लोगों का ट्रंप कितना ख्याल रखते हैं, ये जताने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। America will never ever forget our beautiful Laken Hope Riley. उसी तरह ट्रंप ने 13 साल के बच्चे डीजे डेनियल को सीक्रेट सर्विस एजेंट बनाया है। Joining us in the gallery tonight is a young man who truly loves our police. His name is DJ Daniel. दरअसल डीजे डेनियल कैंसर सर्वाइवर हैं और उनकी तमन्ना है कि वो बड़े होकर एक पुलिस अधिकारी बने। अब भविष्य क्या होगा पता नहीं, लेकिन ट्रंप ने 13 साल के एक बच्चे की आंखों में जीने वाले ख्वाब जरूर जगा दिए। Since that time, DJ and his dad have been on a quest to make his dream come true, and DJ has been sworn in as an honorary law enforcement officer actually a number of times. The police love him, the police departments love him. And tonight, DJ, we're going to do you the biggest honor of them all. I am asking our new Secret Service Director,
Sean Curran, to officially make you an agent of the United States Secret Service. अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित मेहमानों में ट्रंप पर एक चुनावी सभा में हुए हमले के दौरान मारे गए फायर कर्मी कोरे कॉम्पेरेटोर का परिवार भी शामिल था। लेकिन रायली एक्ट में अमेरिका में अवैध प्रवासियों की समस्या से निपटने के लिए बेहद सख्त प्रावधान शामिल किए गए हैं। अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान एक बड़ा संदेश है कि आने वाले दिनों में ट्रंप प्रशासन अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े स्तर पर सख्ती से कार्रवाई करने वाला है। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अमेरिकी संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि बुजुर्ग नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। ट्रंप ने दावा किया है कि लाभार्थियों की सूची में 220 साल से अधिक उम्र के कई सौ लोग शामिल हैं, एक तो 360 साल का है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बुजुर्ग नागरिकों की मदद के लिए चल रही सामाजिक सुरक्षा योजना पर भी सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना था कि इस वक्त डेटाबेस में 1,30,000 ऐसे अमेरिकी नागरिक हैं जिनकी उम्र 160 साल से ज्यादा हो चुकी है। एक की उम्र तो 360 साल है। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी सरकार ने $500 अरब का फर्जीवाड़ा पकड़ा है। Believe it or not, government databases list 4.7 million Social Security members from people aged 100 to 109 years old. It lists 3.6 million people from ages 110 to 119. I don't know any of them. I know some people that are rather elderly, but not quite that elderly. 3.47 million people from ages 120 to 129. 3.9 million people from ages 130 to 139. 3.5 million people from ages 140 to 149. 1.3 million people from ages 150 to 159, and over 130,000 people, according to the Social Security databases, are age over 160 years old. हालांकि ट्रंप के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पहले एलॉन मस्क भी अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा योजना में खामियों और संभावित भ्रष्टाचार का सवाल उठा चुके हैं। लेकिन इस मामले में अमेरिकी सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की ऑडिट रिपोर्ट में पिछले 2 साल में जो तथ्य सामने आए हैं वो पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के इन आरोपों की तस्दीक नहीं करते। अमेरिका के सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टर जनरल ने जुलाई 2024 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि 2015 से 2022 के बीच सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों में से 0.84% को गलत पेमेंट जारी किया गया। लेकिन इससे पहले 2023 में इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट में कहा गया था कि डाटाबेस में शामिल 100 साल के ऊपर के 1,89,00,000 लाभार्थियों में से सिर्फ 44,000 को ही इसका फायदा मिला था। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और बुलेटिन के आखिर में हम आपको बताते हैं कल क्या खास है, यानी कैलेंडर कल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पीएम वहां उत्तरकाशी के हर्षिल पहुंचेंगे और मुखबा में गंगा की पूजा अर्चना में शामिल होंगे। उधर पटना में कल विपक्ष का महागठबंधन मीटिंग करेगा। इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल होंगे। इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी कल और परसों इनकम टैक्स बिल 2025 की समीक्षा करेगी। बिल के जरिए टैक्स नियमों को सरल किए जाने की कोशिश है। तो खबरों की खबर में आज इतना ही।